किसी चीज को बड़े स्केल पर देखना, किसी चीज को बड़े स्केल पर देखना। अच्छा, चलो मान लेते हैं आपकी बात। मैं समझ नहीं पाया जो बोला आपने, चलो मैं ही बताता हूँ, फिर आप लोग कोरिलेट करते रहना जिसके दिमाग में जो आ रहा था। राइट, इंटीग्रेशन जैसे हमने डिफरेंशिएशन में बात करी, इट वाज शोइंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। यहाँ पे क्या शो करेगा इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन विल शो द एरिया, है ना। फिजिकली अगर देखोगे तो डिफरेंशिएशन वाज शोइंग द स्लोप ऑफ वन वेरिएबल विद अनदर, है ना, चेंज रेट ऑफ चेंज की बात हो रही थी। तो जो ग्राफ था उसका स्लोप था, दैट वाज द डिफरेंशिएशन थिंग। और उस ग्राफ के का जो शेडेड एरिया होगा, द एरिया अंडर द कर्व फॉर एनी ग्राफ विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन। देखो अब यहाँ पे देख लो तुम लोग, गुड एक इवनिंग फंक्शन सर। एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स है, एक एक्स है। एक्स का वेरिएशन, फंक्शन एफ एक्स का वेरिएशन एक्स के साथ हो रहा है, ठीक है। तो उसका हमें एक प्लॉट मिल गया ये, राइट। तो डिफरेंशिएशन में हमें क्या था कि एट अ गिवन पॉइंट इसका जो टेंजेंट होगा, है ना, टेंजेंट, या फिर अभी तो ये तो स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे ही होगा। अगर मान लो यहाँ पे टेंजेंट निकालता हूँ तो जो टेंजेंट है उसका एक स्लोप होगा थीटा। तो दिस थीटा वाज डिफरेंशिएशन, है ना। दिस थीटा वाज डिफरेंशिएशन एंड इट वाज इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। इंटीग्रेशन में क्या है? इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर दिस कर्व, है ना। इसके अंडर जो एरिया होगा दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, इसको हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। अब इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको वैसे समझ में आएगा, राइट, कि ये मल्टीप्लीकेशन होता है दो क्वांटिटीज का। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लीकेशन किसका होगा? यहाँ पे एफ एक्स है लेफ्ट साइड में और एक्स है नीचे। तो अगर मैं एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मैं एक एक्सिस है, मान लो लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं जैसे रेक्टेंगल में, तो इसका एक एक्सिस तो ये होगा, दूसरा ये होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एरिया मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एरिया मिलता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को तो हमें मिलता है एरिया। अब उसी को एक रेंज के ऊपर, जैसे बोल रहा था कोई बच्चा, पार्टली करेक्ट था, कि उसको बड़े स्केल पे देखें, यानी कि सारे के सारे रेंज पे, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से लेके जहां तक भी वैल्यू जा रही है वहां तक अगर उसको जोड़ दें, उसको जोड़ दें तो मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो वो होगा क्या? वो इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब ये हो सकता है कि वी आर एडिंग, है ना, हम छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। अब इधर आपको चार टर्म दिख रही होंगी, देखो यहाँ से आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। वन इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मैंने आपको क्या बताया था जब मैं आपको बता रहा था? इट इज सम फाइनाइट डिफरेंस, है ना, फाइनाइट डिफरेंस। वी नो दैट डेल्टा एक्स इज सम स्मॉल डिफरेंस और उसकी वैल्यू फाइनाइट है, यानी कि x2 माइनस x1 उसको लिखा जा सकता है। तो अगर छोटा सा वैल्यू है और हमें पता है कि कितना छोटा है, यानी कि मे बी वी आर सर्टेन ऑफ दिस वैल्यू की 0.01 उसकी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, बट हमें ये भी पता है वैल्यू क्या है, तो हम लिख रहे हैं डेल्टा एक्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये डेल्टा एक्स अगर है तो ये छोटे छोटे डेल्टा एक्स को अगर मैं एक साथ जोड़ लूं तो मैं उसको लिख सकता हूँ आई एम टेकिंग समेशन ऑफ दीज डेल्टा एक्स। ये समेशन का सिग्मा का निशान होता है ना, इसको बोलते हैं समेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं छोटे छोटे डेल्टा एक्सिस को जोड़ रहा हूँ, यानी कि छोटे छोटे एरियाज को जोड़ रहा हूँ। और इधर देखो, इधर आपको dx दिख रहा है। dx भी एक छोटा क्या करते हैं, dx भी एक छोटा सा इंक्रीमेंट है, यानी कि छोटी सी वैल्यू है dx, बट हम उसके बारे में जानते नहीं है। हमें ये पता है कि इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, बट हमें उसके मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, लिखने का बस तरीका बदल गया कि dx है, और उन dx छोटी छोटी dx को अगर मैं जोड़ता जा रहा हूँ तो क्या आंसर आ रहा है? दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन, दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन उससे पता चलेगा। अब समेशन यानी कि छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड कर रहा था, वही मैंने किया इधर भी, बट किन वैल्यूज के साथ किया, बस वो डिपेंड कर रहा है कि उसको आप इंटीग्रेशन बोलोगे या समेशन। जैसे हम अलजेब्रा में सिंपल एडिशन कर रहे होते थे, तो सिंपल एडिशन का ही एक एडवांस स्वरूप मान लो, एडवांस वर्जन मान लो, जिसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन। अब समेशन से क्या मतलब पता चलेगा? जैसे वी वर कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व, आपको ये कर्व दिख रहा है ऊपर और एरिया अंडर द कर्व मुझे निकालना है। तो मैं क्या कर रहा था कि एक छोटी सी स्ट्रिप ले रहा था इधर, छोटी सी स्ट्रिप मतलब छोटा dx, भाई एक्स एक्सिस पे अगर छोटी सी वैल्यू लूंगा, इधर मान लो ये वेरी स्मॉल वैल्यू ऑन एक्स, तो इसको मैं dx बोल रहा हूँ। अब ये dx मैंने ले लिया, इस dx के करस्पॉन्डिंग देयर विल बी सम चेंज इन fx, जो फंक्शन इधर आ रहा है x का, उसमें कुछ चेंज आएगा, बट दैट विल आल्सो बी वेरी स्मॉल।
है ना? तो हम मान लें कि ये एक फिक्स वैल्यू है, इसको एक फिक्स इसकी मीन वैल्यू मान के उस मीन वैल्यू को हाइट मान लिया मैंने इस रेक्टेंगल की, और ये dx था, इसकी विड्थ थी। तो इतना छोटी वैल्यू लेनी है dx की fx में कोई कंसिडरेबल चेंज ऑब्जर्व ना हो, तब हमारी एक्यूरेसीज ज्यादा रहेंगी। देखो तो क्या करा मैंने कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे वैल्यूज ले लिए, तो उससे क्या हुआ, दिस होल एरिया अंडर द कर्व इज डिवाइडेड इनटू छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के बीच में इस एरिया को डिवाइड कर लिया, और वो रेक्टेंगल ऐसे होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल से बड़ा बड़ा होता जाएगा। अगर इन सबके एरिया को मैं जोड़ लूं तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व, ऊपर वाले कर्व के अंडर जो एरिया आएगा उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा ये। तो बस यही है इंटीग्रेशन करना, कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूं और सबको जोड़ लूं, तो दैट विल गिव मी द एरिया अंडर द कर्व। तो यही है स्टेप्स इंटीग्रेशन के। अब छोटी विड्थ लेना, एक ये dx छोटा लेना, ये जरूरी क्यों है, कोई बताएगा मेरे को कि dx की वैल्यू छोटी होनी जरूरी है, dx शुड बी वेरी स्मॉल, ये मेरे को बताओ कोई, किसी को आइडिया है तो, कि why dx शुड बी लेस, why dx शुड बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू, dx की वैल्यू छोटी लेना क्यों जरूरी है? देखो ये मैंने क्या किया है, मेरा ओरिजिनल पर्पस तो ये था ना कि यार ये कर्व है, इसके अंडर जो एरिया है वो मुझे पता चल जाए, बट मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अप्रोक्सीमेटिंग दिस एरिया विद द हेल्प ऑफ सम रेक्टेंगल्स। तो अगर मैं इसके नीचे रेक्टेंगल्स बनाने लगूं, देखो बेटा ऐसे, तो क्या वो रेक्टेंगल ऐसा बनेगा, देखो ऐसे ये बन गया, दूसरा बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, तीसरा बनेगा वो भी ऐसा बन जाएगा। अब अगर मैं रेक्टेंगल्स के उससे इसको अप्रोक्सीमेट करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं लार्जर वैल्यू लूंगा, किसकी, एक्स की, मान लो मैंने एक्स यहाँ लार्ज ले लिया, ये dx की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, और एक वेरी स्मॉल वैल्यू लेता हूँ dx की, कि मान लो ये थोड़ी उससे छोटी है, और एक बिल्कुल ही छोटी वैल्यू ले लेता हूँ ये, तो ये, अब कुछ एरियाज में शेड करूंगा, देखो ये वाला येलो एरिया जितना भी है ये हमने ओमिट कर दिया, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस एरिया व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटीग्रेशन। तो ये येलो येलो जो शेडेड एरिया है ना, हमें क्या करना है कि दिस शुड बी वेरी लेस, और ये सबसे कम कब होगा, क्योंकि वी आर नॉट अकाउंटिंग फॉर दिस एरिया व्हाइल समिट, जब हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का समेशन कर रहे हैं तो हम इस येलो कलर के शेडेड एरिया को अपने कैलकुलेशन में नहीं ले रहे, तो ये हमारा एरर हो गया भाई, ये हमारा एरर हो गया। एक्चुअल एरिया तो ये था ना पूरा पूरा का पूरा, बट हम इस येलो वाले पार्ट को छोड़ दे रहे हैं। तो जो एरर आएगा, टू मिनिमाइज दैट एरर, अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटें, सपोज करो मैं इस वाले को मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये 5 से 6 के बीच में, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता हूँ, ठीक है, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, तो यहाँ पे अब dx की वैल्यू बहुत कम है, dx की वैल्यू बहुत कम है। तो क्या हुआ, जो इतना बड़ा येलो एरिया था वो छोटे छोटे टुकड़े बच गए, बस इतना इतना। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने जो जो एरिया जिसके लिए मैं अकाउंट नहीं कर रहा अपने कैलकुलेशंस में, उस एरिया को मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो इसलिए dx जितना छोटा dx होगा, dx की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना ही मेरा फाइनल जो रिजल्ट आएगा एरिया अंडर द कर्व का, दैट विल बी मोर एंड मोर एक्यूरेट। तो मैं एरर्स उतने ही कम ले रहा हूँ जितना मेरा dx छोटा होगा, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे इंटीग्रेशन। भाई छोटा छोटा dx लो, उससे ऐसे मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर दो। तो बेसिक्स में तो यही हो रहा है, उसके अलावा जो फॉर्मूले हैं वो इसी से उठ के बने हैं, इसके सबके डेरिवेशन है, उनके सबके प्रूफ्स भी हैं, बट जितने भी फॉर्मूले इंटीग्रेशन के डिराइव हुए हैं वो इसी बेसिक कंसेप्ट से डिराइव हुए हैं, ठीक। अब हर एक फॉर्मूला है उसके करस्पॉन्डिंग उसका प्रूफ भी होगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी होगा, प्रूफ भी होगा, पर हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम यहाँ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, थोड़े बहुत एप्लीकेशन देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब चलो, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। देखो अब मान लो मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूँ, यहाँ एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूँ। अब देर विल बी सम लिमिट, है ना, मैं ए से स्टार्ट करके बी तक ले जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने इंटीग्रेशन का निशान लगाया ना उस पर लिख दूंगा कि आई एम कैलकुलेटिंग फ्रॉम ए टू बी, और इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट्स। मैं लिमिट्स में ले रहा हूँ भाई, बी तक ही मुझे कैलकुलेट करना है, ए से स्टार्ट करके बी तक, बस इतनी दूरी में जो एरिया है दिस येलो वाला, बस मैं उसी को निकालना चाहता हूँ। तो आई विल टेक इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट्स, पहले इंटीग्रेट कर दूंगा, बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक।
अब बात करते हैं इनडेफिनेट। वो था डेफिनेट जिसमें मैंने लिमिट डाली थी। इनडेफिनेट क्या होगा कि मैं पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ, जहां तक भी ये फंक्शन जाएगा, जहां तक भी जिसका रेड कलर का प्लॉट है, जहां तक भी इस फंक्शन का स्पैन है, उसके अंडर जितना भी एरिया आएगा मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मैं इनडेफिनेट वाले में प्लस इन्फिनिटी से और माइनस इन्फिनिटी तक सबको कंसिडर कर लूं, तो दिस मीन्स कि मैं पूरा का पूरा एरिया पा जाऊंगा। तो इंडेफिनेट अगर इंटीग्रल कर रहा हूं तो आई एम कंसिडरिंग द होल रेंज ऑफ द फंक्शन, जितनी भी उस फंक्शन की रेंज है, जितना भी उसका स्पैन है, मैं उस पूरे को कंसिडर करके चल रहा हूं। तो दैट मीन्स इट इज इंडेफिनेट इंटीग्रल। अब इंडेफिनेट इंटीग्रल में अगर ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लगा दूं, दिस मीन्स आई एम टेकिंग द कंप्लीट फंक्शन इनटू अकाउंट। ठीक। अब बेसिक फॉर्मूला देखो, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है बेसिक में कि डी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। जैसा डिफरेंशिएशन में क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन वाज एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो हमने क्या किया था, पावर को नीचे लेके आए थे और एन में से एक माइनस कर दिया था। या जस्ट उसका उल्टा करेंगे, पावर के ऊपर एक प्लस कर देंगे और नीचे उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया अपना इंटीग्रेशन का। इसके बाद इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग, हमारे पास तीन न्यूमेरिकल हैं इधर, तीन न्यूमेरिकल है। तो पहला है एक्स टू द पावर 11 dx, एक्स टू द पावर 11 dx। एक बार इसको ट्राई कर लो, जो पहला वाला फॉर्मूला था, बस एक बार देख लो, फिर तीनों बताऊंगा। देखो बेटा, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत बेसिक है। इसके तीन फॉर्मूले, हम ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल एकदम फटाफट डिस्कस करेंगे, बढ़ जाएंगे आगे। क्या था फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन dx, अगर मुझे करना है इंटीग्रेशन तो मैं क्या करूंगा, x की पावर n प्लस वन कर लूंगा, नीचे n प्लस वन से डिवाइड कर दूंगा। n यहाँ पे 11 था, तो x की पावर 11 प्लस वन डिवाइडेड बाई 11 प्लस वन, ये क्या आएगा, x टू द पावर 12 बाई 12। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। प्लस सी देयर विल ऑलवेज बी सम कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट भाई, जो हमने एरर्स वहां पे छोड़ दिए थे, जो हमने अकाउंट नहीं किए थे, उसके लिए हम एक कांस्टेंट भी या एक इसके साथ में लिख देते हैं, देयर विल बी सम वैल्यू सी। ठीक। अब आती है एक्स टू द पावर 8। सिमिलरली क्या करेंगे, एक्स की पावर 8 प्लस वन डिवाइडेड बाई 8 प्लस वन, तो क्या हुआ बेटा, एक्स की पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस सी। तो ये हो गया। इसके बाद आता है 6 बाई एक्स टू द पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 एक्स टू द पावर माइनस फोर, क्यों, ऊपर लेके तो पावर माइनस में हो गई। अब देखो 6 को एज इट इज लिख दिया, एक्स की पावर माइनस फोर प्लस वन कर देता हूँ और नीचे माइनस फोर प्लस वन कर देता हूँ। तो दिस मीन्स इट इज गोइंग टू बी 6 इंटू एक्स टू द पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस थ्री। तो माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री प्लस सी। ये आ गया देखो, माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री प्लस सी। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या था, सेम था, डी बाई डी टू द पावर एक्स क्या था, ई टू द पावर एक्स। इसका जस्ट उल्टा वही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डीएक्स विल बी ई टू द पावर एक्स इटसेल्फ प्लस सम कांस्टेंट सी। एग्जांपल देखो, 4 ई टू द पावर 3 dx। अब मुझे dx करना है, ओके। तो क्या किया, क्या किया, यहाँ पे x था ही नहीं बेटा, x था ही नहीं तो क्या होगा, x बस ऐड हो जाएगा उसके साथ, 4 टू द पावर 3 x इधर आएगा प्लस सी। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। देन इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x ई टू द पावर x dx। तो ये हुआ हाँ, 2 टू द पावर एक्स था, तो सेम यही आ गया बेटा। अब स्क्रीन चल रहा है बेटा, पोज तो नहीं है, मुझे तो दिख रहा है। सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन, पहले हमने क्या देखा था, डिफरेंशिएशन में भी हम फॉर्मूला देख रहे थे कि अगर हम दो
अलग अलग फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो कैसा इंटीग्रेशन आ रहा था, इट विल बी द एक एक पार्ट को इंटीग्रेशन कर लो या एक एक पार्ट को डिफरेंशिएशन, दोनों में सेम रूल है भाई, अलग अलग टुकड़ों में लो, एक बार इसका ले लो इंटीग्रेशन, एक बार इसका, तो यही है। एग्जाम्पल एक्स प्लस एक्स स्क्र था, तो एक फंक्शन ये है एक्स का, एक ये है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी किया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र डी। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स की पावर एक ऐड हो गया एक्स स्क्र बाई टू, प्लस एक्स टू द पावर टू था एक्स टू द पावर 3/3 और प्लस सम कांस्टेंट सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन एक फंक्शन का किसी कांस्टेंट के साथ हो रहा है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट पार्ट नहीं ले रहा था, ऐसे ही इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं लेगा, दिस विल जस्ट कम आउट ऑफ द फंक्शन, और बचे हुए फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फॉर्मूला। एग्जाम्पल क्या होगा, 2x का dx करना है, यानी कि आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, 2 था, 2 इज अ कांस्टेंट, 2 बाहर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स x का इंटीग्रेशन विद dx, x का इंटीग्रेशन विद dx क्या होगा, 2x टू द पावर 2/2, तो बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा। ठीक, फिर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल, अब ये जैसे फॉर्मूला शीट यहाँ डाल दी गई है, इसके रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है वो सब कर लेंगे बाद में। सम साइन एक्स का माइनस कोसाइन, ये जस्ट उल्टे हैं, ठीक है, ये आप देखोगे जस्ट जैसा हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसके जस्ट उल्टे हैं, अगली शीट पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले दे दिए हैं, राइट साइड में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दे दिए हैं, तो इन सब को आप लोग देख लोगे। जैसे पहला आपको दिख रहा है d/dx ऑफ सम कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन एक कांस्टेंट था भाई, चेंज कुछ होगा नहीं उसमें, तो देयर विल बी स्लोप हमेशा 0 होगा, ये दिखाया था आपको पैरेलल होता है, तो उसका इंटीग्रेशन 0 है। सिमिलरली 0 का इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक, d/dx ऑफ kx, तो क्या हुआ, इसका k था x के साथ, इधर हो जाएगा उसका उल्टा भाई, k dx है, अगर कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन करो तो k टाइम्स x प्लस सम कांस्टेंट c, तो आप इसको देखना सारे के सारे उसके लगभग उल्टे होते हैं, डिफरेंशिएशन इज अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ आपको उसके हिसाब से लिख रखे, ये देख लेंगे। फिर ये प्रैक्टिस असाइनमेंट है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कर लो तुम अटेम्प्ट अभी, बाकी सब अभी पता चल जाएगा कितने बच्चे कर पा रहे हैं, बाकी सब घर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हाईलाइटेड है ये सब लोग अटेम्प्ट कर लो। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे। इसको फटाफट खत्म करके मोशन इन 1D स्टार्ट करते हैं। देखो इंटीग्रेशन क्या लेना है, 5x² माइनस 8x प्लस 5 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब मुझे पता है कि बाय अलग अलग 3 फंक्शन है x के, इन तीनों को अलग अलग लूंगा, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन ले लूंगा जो उसके करस्पॉन्डिंग रूल है, और फाइनली ऐड करके लिख दूंगा। तो पहले 5x² है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो दैट विल बी 5x³ डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली माइनस 8x का आएगा -8x² डिवाइडेड बाई 2, और 5 का आएगा 5x, तीनों को जोड़ दो और एक साथ में कांस्टेंट लिख दो जस्ट टू अकाउंट फॉर द एरर्स। जिनका हो जाएगा हैंड रेज करेंगे। जिनको इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है उनके लिए वीडियो टैग कर दूंगा मैं उस वेबसाइट पे, आप लोग जाके देख लेना। क्योंकि बेटा बात यह है, ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है मैथमेटिक्स का, इसलिए हम इसमें ज़्यादा समय नहीं दे सकते।
एक बच्चे का हुआ है देखो। अच्छा, कुछ कुछ बच्चों ने आंसर भी डाल दिया। राइट राइट राइट। जिनका हो गया वो हैंड रेज कर लो, बस मुझे ये देखना कितने बच्चे कर पाए। 3 बच्चे खाली, 6। ठीक है, फटाफट इसका आंसर लिखवाता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। जिनको दिक्कत आ रही है भाई उनके लिए वीडियो डाल दूंगा मैं, सॉल्यूशन उसके क्या बोलते हैं, कुछ वीडियो तो बना के आपके लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के भी डालने हैं, वो भी मैंने बात की थी। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² माइनस 8x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग टुकड़ों में कर लूंगा भाई। 5x² का इंटीग्रेशन ले लूंगा x के साथ, देन आई विल ऐड इट इन माइनस 8x का इंटीग्रेशन, देन आई विल ऐड इट इन 5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, 5x² है, 5x² का 5x 2+1 इधर आएगा, नीचे 2+1 आ जाएगा। देन -8 एज इट इज, x की पावर 1 थी, +1 इसमें आ गया, नीचे 1+1 आ गया, राइट। देन 5 है, 5 तो 5x प्लस सम कांस्टेंट। इनको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 5/3 x की पावर 3 माइनस 8/2 तो -4x², देन प्लस 5x प्लस c। तो क्या आएगा, 5/3x³ ये कितने बच्चों का आया है, 5/3x³ 4x² प्लस 5x प्लस c। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है इधर, थोड़े थोड़े एडवांस हो जाएंगे। तो ये आप लोग इस बेसिस पे, जो इससे पहले का था उसमें ये असाइनमेंट लग जाएगा आपका, उसको कर लेंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब इसके बाद थोड़े से फॉर्मूले और हैं, वो देख के आगे बढ़ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है मैंने, ठीक। हर एक क्वेश्चन का दे रखा है, तो आपको इजी भी हो जाएगा, आराम से कर लोगे तुम लोग, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना। फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रल, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि आई एम इंटीग्रेटिंग बिटवीन लिमिट a एंड b। तो हम एक पार्ट ऑफ उसके किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का हम एरिया ले रहे हैं, फ्रॉम लिमिट a टू लिमिट b, तो दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल। एग्जाम्पल इज दिस थिंग भाई, इसको एग्जाम्पल, इसको भी कर लो एक बार, जिनका नहीं हुआ था पिछला वो कर लो इसको। तो फिर क्या होगा, हमें लिमिट भी डालना आ जाएगा उसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सब लोग जिनको लिमिट डालना आता है उनको वो उनसे मैं एक फाइनल आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो सब लोग निकाल के, इसमें 1 मिनट का समय लगाओ और निकाल के बताओ मेरे को फाइनल आंसर क्या है। थ्री एक्स स्क्वेयर का लो, फिर 2x का लो, फिर 5 का लो। तो 3x का तो सेम ही था बेटा, ये इंटीग्रेशन तो सेम ही है भाई, बस इसमें एक टर्म का फर्क है। 3x³ बाई 3 आएगा तो x³ आ जाएगा, फिर 2x² बाई 2 आएगा तो x² आ जाएगा, देन 5x। तो इसके अंदर फिर आप लिमिट डाल दो, अपर लिमिट इज 2 माइनस लोअर लिमिट के सारे टर्म्स दैट इज 0, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो।
कितने बच्चों का हो गया है? चलो मैं कराता हूँ इसका इंटीग्रेशन। देखो पहले तो, फिर वैल्यूज उसमें पुट करेंगे तो फाइनल एक आंसर आ जाएगा। 3x² प्लस 2x प्लस 5 दे रखा है, बहुत सिंपल है यार। 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 2 प्लस 1 किया, नीचे 2 प्लस 1 किया, तो 3 से 3 उड़ गया। फिर यहाँ पे 2x², x की पावर 1 था तो 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस 1 तो ये 2, 2 से 2 उड़ गया। देन 5 के साथ x, देन प्लस c। मैंने ये कर दिया बेटा। अब क्या करना है मेरे को, आई नीड टू पुट इन द लिमिट्स। अब यहाँ पे c नहीं लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखो, जब हम इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं तो सी माइनस हो जाएगा दोनों में से। जब एक बार अपर लिमिट लेंगे और उसमें से लोअर लिमिट करेंगे तो सी वहाँ पे सी माइनस सी होके हट जाएगा। तो चाहे आप इसको लिखो चाहे मत लिखो। अब वैल्यूज डालेंगे इस फंक्शन में, ठीक। क्या डालनी है हमें, अपर लिमिट डालनी है x³ प्लस x² प्लस 5x। इसके अंदर मुझे लिमिट्स डालनी है। यहाँ पे देखो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। तो पहले 2 वैल्यू पुट करूंगा हर एक में, फिर माइनस कर दूंगा 0 पुट करके। x³ में अगर 2 लूं तो 2³ आएगा। 2³ क्या होता है, 2 का क्यूब 8। देन x² यानी कि 2 का स्क्वायर 4। देन 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 2 दैट इज 10। अब माइनस इसमें से करना है मुझे क्या, 0 का क्यूब दैट इज 0, प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 0, प्लस 5 टाइम्स 0 दैट इज ऑल्सो 0। तो ये मेरा आएगा 8 प्लस 4 प्लस 10 दैट इज 22। 22 मेरा फाइनल आंसर आएगा। कितने बच्चों का आया था ये? ठीक है, ठीक है, निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर इधर भी है यार, x² खाली है। देखो इधर तो थोड़ा टफ भी था, ये x² है। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो x³/3। फाइनली क्या आएगा, x³/3 आ रहा है। तो अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 2। तो अपर लिमिट मैंने डाला 2, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 डिवाइडेड बाई 3, माइनस लोअर लिमिट वाला 0 था, 0 का क्यूब 0 डिवाइडेड बाई 3, तो दैट इज 8/3। कर लोगे। तो छोटे छोटे हैं भाई, इनमें ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस आपको ओरिएंट कराने के लिए था। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कितने भयानक हो सकते हैं, ये भी एक बात है। ओके, समझ में नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। कौन सा स्टेप समझ नहीं आया बेटा? स्टेप देखो, ये फॉर्मूला तो बस एक ही तो फॉर्मूला यूज करा है अब तक यार, ये वाला। ये वाला 8+4 वाला कैसे स्टेप हुआ? देखो, ये यही तो यूज किया है हर एक। x⁴ है तो क्या किया, पावर में एक ऐड किया, नीचे पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर दिया। अब स्टेप ये वाला, हाँ ये स्टेप कुछ नहीं है। देखो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी है। मैं क्या कर रहा था एक्चुअल में, देखो ज्योमेट्रिकली देखो, कोई रैंडम फंक्शन है ये, कोई भी एक फंक्शन है जिसका प्लॉट ये है। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ इसका एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम लिमिट a टू लिमिट b। अब ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो अब यहाँ तक का एरिया, b तक का एरिया क्या होगा, b से लेफ्ट में जितना भी है, b से लेफ्ट में जितना भी है वो नेगेटिव वेगेटिव वाला सब इंक्लूडेड है। उसमें से अगर मैं a माइनस कर दूं ए वाला एरिया, तो ए वाला एरिया क्या होगा, इधर ए से लेफ्ट में जितना है, तो कॉमन एरिया क्या आएगा, दिस रेड कलर एरिया। तो इस रेड कलर एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले तो इंटीग्रेट कर ले रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ, बी वैल्यू पुट करके बी से लेफ्ट में जितना एरिया उसको कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। फिर क्या कर रहा हूँ, फिर उसमें ए वैल्यू पुट करके ए से लेफ्ट में जो एरिया उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दे रहा हूँ। तो जो ये मेरा कॉमन एरिया है ना, ये वाला, ये आ जा रहा है, ब्लू कलर में मैंने शेड किया। तो यही तरीका है इसमें। स्टेप का क्या है बेटा, देखो इंटीग्रेशन कर लिया। अपर लिमिट क्या थी, बी थी, बी था राइट साइड में मेरा, बी था ये, तो बी की वैल्यू डालूंगा तो मुझे बी के हिसाब से एरिया मिल गया 8/3। फिर ए की वैल्यू डालूंगा तो ए के लेफ्ट में जितना एरिया वो मुझे मिल गया। तो दोनों सब्ट्रैक्ट किया, बी वाले में से ए माइनस कर दिया, तो दैट इज द एरिया अंडर दिस कर्व। बस यही तो है स्टेप। अब देखो सिंपल है भाई ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। टफ हो सकता है जब एक या दो ग्राफ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके बीच में कॉमन एरिया निकालना हो। मान लो मैं आपको ऐसे बताऊं कि एक एक लाइन सेगमेंट है, मान लो आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, एक आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि y=x है, ठीक। फिर एक पैराबोला है ये वाला, ठीक। फिर बोलता हूँ कि एक और इंक्लाइंड लाइन है ये।
अब मैं बोलता हूँ इन तीनों के बीच में जो कॉमन शेडेड एरिया वो निकालो, तीनों की लिमिट अलग अलग होगी, तीनों की इंटरेक्शन अलग होगा, इक्वेशन अलग होगी, तो वो भी पार्ट इंटीग्रेशन का हो सकता है ना। कौन सा एरिया होगा, इसके नीचे वाला सारा, इसके अंदर वाला सारा और इसके नीचे वाला सारा, तो कौन सा एरिया आएगा भाई, ये आएगा खाली, ये एरिया। अब इस एरिया को निकालना है, ये भी इंटीग्रेशन से निकल सकता है, लेकिन ये एक टफ क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो उसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहाँ आपका आपको ज्योमेट्री की नॉलेज भी लगेगी, फिर आपको इंटरसेप्ट्स भी निकालने पड़ेंगे, लिमिट भी खुद निकालनी पड़ेगी कि एक्स में तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट है, वाई में यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट है, तो बहुत चीजें आ जाएंगी, ठीक। और एक्चुअल में मैंने देखो शेड भी गलत कर दिया, एरिया इतना नहीं होगा, ये पूरा एरिया होगा, यहाँ तक भी होगा इसमें, ये तो ये निकालने के लिए आपको फिर वो करना पड़ेगा कि कहाँ से कौन से कर्व की लिमिट कहाँ तक जाएगी। मान लो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, ब्लू से, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हो, फिर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स इसको ऐसे डिवाइड करेंगे ना, फिर लिमिट देखो, नीचे वाली लिमिट तो इस पैराबोला के हिसाब से चलेगी, ऊपर वाली लिमिट ये आइडेंटिटी फंक्शन के हिसाब से चलेगी, कहाँ तक, इस पॉइंट तक। इसके बाद नीचे वाली लिमिट पैराबोला के हिसाब से और बाद वाली लिमिट इस लाइन के इक्वेशन के हिसाब से। तो वो आपको सेगमेंट में अलग अलग डिवाइड करके फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे टफ भी हो जाते हैं क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, आपने देखे ही होंगे बेटा ये सब। तो वो सब हम यहाँ नहीं करा पाएंगे, हाँ अगर हुआ तो मैं जो बोल रहा हूँ ना 100 के आसपास 50-60 क्वेश्चन में करूंगा कोशिश सोल्व करके, अगर डाल पाया तो वो उसमें आपको सारा बता दूंगा मैं ये खेल, ठीक है। अब देखो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये देख लो डेफिनेट का बताया था, ए से बी तक का है, वही है, ये वही चीज है कि इसके इन्फिनिटी तक भी कुछ एरिया होगा, बट मैं उसके सेगमेंट यानी उस टोटल शेडिड एरिया के एक पार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ बस, आई एम ओनली कंसर्न इन द पार्ट ऑफ दैट एरिया। तो उसके हिसाब से देखो ये बस ये होगा, दैट इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक। अब ये क्वेश्चन आप सब लोग कर लो, ये वाला क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लो, इससे ज्योमेट्रिकली भी कोरिलेट हो जाएगा, कर लो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता वो भी निकाल पाएगा वैसे इसको, अगर ज्योमेट्री मजबूत है तो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू 0। इसमें गलती है बेटा, क्वेश्चन में भूल गया मैं बताना, y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू 0। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x तो हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन, और y इक्वल्स टू 0 क्या हो गया, y इक्वल्स टू 0 कौन सी है लाइन हुई, y की वैल्यू 0 कौन सी लाइन पे होता है, y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन पे होता है, सर एक्स। x एक्सिस पे, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, देख लो पूरी की पूरी एक्सिस ड्रॉ कर लो, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो आप, जो मर्जी पॉइंट आप ले लो कहीं भी, हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। जीरो। तो y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हुई, इट इज नथिंग बट द x एक्सिस इटसेल्फ। तो x एक्सिस के बीच में और आइडेंटिटी फंक्शन, ये x एक्सिस और आइडेंटिटी फंक्शन दिख गए, ये आइडेंटिटी फंक्शन है y इक्वल टू x, और x एक्सिस दिख रही है y इक्वल टू 0 वाली लाइन। तो इनके बीच में फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2, ये रही भाई 2, द एंड x इक्वल टू 6। तो इन दोनों के बीच में जो ये पिंक कलर का एरिया निकल के आया बेटा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब किसी बच्चे को इंटीग्रेशन की नॉलेज नहीं है वो भी फाइंड आउट कर सकता है, जिसको है वो भी कर सकता है, बताओ करो। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग M1D। इसके बाद का इंटीग्रेशन का जितना भी खेल है वो, अगर मेरा लाइक अगर आप लोगों को लगा कि फीडबैक मुझे ये मिला कि सर और चाहिए इसमें कुछ सेट नहीं आ रहा समझ, तो बेटा वो सारे इसके सारे रिसोर्सेज मैं जो वेबसाइट आपको शेयर किया ना वहाँ डाल सकता हूँ, वहाँ अपने टाइम के हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो
बस वही हो सकता है एक्स्ट्रा हेल्प के तौर पे। तुम में से कोई बच्चा फाउंटेन पेन यूज करता है? कोई नहीं करता, सब बॉल पेन। तो वो मोटा वाला? नहीं, शाही वाला पेन, ना ना ना। निप जिस पे होती है आगे। बहुत यूज किया। हाँ बेटा, डाउट है राजकुमार? अच्छा, पहले करते थे, ओके। नो सर, सर पेन के बारे में बोल रही थी सर। मैं नहीं चलाती हूँ, मेरी बहन को आता है उससे लिखना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो उससे उसकी है ना लत बड़ी बेकार होती है, एक बार कोई उससे लिखने लग जाए फिर बॉल पेन ऐसा लगता है कि क्या गंदे से लिख रहा हूँ मैं। क्योंकि बॉल पेन में क्या होता है, एफर्ट ज्यादा लगता है लिखने में, और फाउंटेन पेन थोड़ा रिपट रिपट के चलता है पेपर पे। हाँ, 8 तक लिखा था। आजकल बड़े एडवांस आ गए, पहले नहीं थे, पहले उतना क्रेज भी नहीं था शायद, अब बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। देखो ये कितना सही सा है, ऐसा लगेगा नहीं आपको कि ये कुछ अलग पेन है, बट है ये फाउंटेन पेन। और करना भी कुछ नहीं, इतनी सी कार्ट्रिज आती है, इसको पकड़ो और इसमें ऐसे फिट कर दो, हो गया रिचार्ज। सर वेबसाइट का लिंक कहाँ पे दिए? वेबसाइट बेटा चैट में दिया था ना सबको मैंने, फिर से दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। उस पे मैंने नोट्स शेयर अभी किए हैं, तो वहीं पे डाल दूंगा ये सब वीडियोस। अगर मैं देख लूंगा यूट्यूब वगैरह पे या किसी और अच्छी वेबसाइट, अच्छी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कुछ रिसोर्सेज हुए, तो मैं वहाँ टैग कर दूंगा जो आपके रिलेवेंट है। तो कोई आपको मान लो किसी टॉपिक में इशू आता है और आपको वहाँ पे उसके रिगार्डिंग कुछ मिलता है, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी ना। ये लो भाई, फिर से डाल देते हैं चैट में। ये अवंती की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है। इस पे जो कुछ मिले, काम आए तो यूज करना, किसी को शेयर करना तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और वेबसाइट मिलेगी आपको जहाँ पे इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स और ये असाइनमेंट वगैरह सब मिलेगा, राइट? वो अभी थोड़ा समय लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है इतना टाइम। तो ठीक है भाई, हुआ किसी का ये? अरे ज्योमेट्री से ही कर लो। एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ओरिजिन के साथ जो है उसमें छोटे वाला माइनस कर दो। सर एरर दिखा रहा है साइट पे। क्या क्या एरर दिखा रहा, नहीं खुला? नो सर। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, रुको यार मैं नहीं देखूं। खुला। अरे खुल रही है भाई, देखो मैं खोल के दिखाऊं? ये रही यार, खुली तो है, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तुम्हारे सामने। देखो खुली हुई है। मीटिंग कहाँ गई अब मेरी? हाँ, देखो दिख नहीं रही तुम्हें? ये खुल तो रही है यार, फिर से खोल देता हूँ। देखो रिफ्रेश भी होगी, फिर भी आ रही है, चल रही है यार। ऐसा नहीं हो सकता ना चले, चलनी चाहिए। अच्छा हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, वेक्टर्स एंड मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहीं कहीं डाल दूंगा, इसी के आसपास आपको कुछ और डेटा मिल जाएगा, ठीक? एरर आ रहा है, सबका एरर आ रहा है क्या? अरे यार फिर तो कुछ करना पड़ेगा। चलो यस ठीक है, सर। मेरी तो चल रही है, हो सकता है कुछ और इशू हो, है ना? देखते हैं, कर दूंगा इसको मैं, ठीक है? ये तो छोटी मोटी चीजें हो जाएगी। ठीक है चलो, ये भी पता चला कि नहीं चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चला देंगे इसको बेटा। ठीक है, आंसर आया किसी का? चलो भाई देखो, मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फाइंड आउट करना है एरिया अंडर द कर्व, किसके अंडर? y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू 0 के बीच में। तो पहले y इक्वल्स टू 0 तो सिर्फ लिमिट के लिए यूज होगा, पहले तो ये ध्यान रख लो। y इक्वल्स टू एक्स मुझे फंक्शन दिया है, ठीक है? नाउ आई विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी मैं निकालूंगा डी इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब ये क्या होगा बेटा? x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ठीक? तो ये होगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे फाइंड आउट करना है
एक्स की लिमिट देखो, एक्स की लिमिट है 2 से 6 तक, ठीक है भाई, एक्स की लिमिट 2 से 6 तक है। कहाँ गया, हाँ, अब मैं क्या करूंगा, आई विल पुट द लिमिट्स 2 से 6, और इंटीग्रेशन मेरा आ चुका है x²/2। तो क्या करेंगे, 6² 2, भाई अपर लिमिट डालता हूँ पहले, 6² 2 माइनस लोअर लिमिट 2² 2, सोल्व करोगे 36/2, 18 माइनस 2 to the 4/2, तो ये 2, तो 16 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, ठीक है, ये मेरा आएगा आंसर 16 स्क्वायर यूनिट्स। अब जिन बच्चों में इंटीग्रेशन से नहीं हुआ वो यहाँ देखो यार ध्यान से, मैं तो ये बता ही रहा हूँ तुम्हें। एक ट्रायंगल होगा ये ब्लू कलर का जिसमें शेडिंग की मैंने, ठीक है, इसका एरिया बताओ मुझे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 है भाई, 0 से 6 तक इसका बेस है, तो हाफ इंटू बेस, हाइट कितनी होगी y इक्वल्स टू x है, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू भी x की 6 वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू भी 6 होगी, तो ये पॉइंट मेरा 6,6 होगा ना भाई, क्यों, क्योंकि y इक्वल्स टू x पे लाई करता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट ये मेरी होगी देखो 6, तो क्या हुआ 36 डिवाइडेड बाई 2, 18, 18 किसका एरिया हुआ है, ब्लू वाले ट्राइंगल का, जो मैंने ब्लू शेडिंग किया अभी। अभी एक येलो शेड कर देता हूँ, ये छोटा वाला ट्राइंगल, इसका एरिया अगर मैं बड़े वाले में से माइनस कर दूं तो जो ओरिजिनली पिंक कलर का था उसका एरिया आ जाएगा, छोटे वाले का निकालो भाई, 2, ये 2 है तो ये पॉइंट भी 2,2 होगा, क्यों, क्योंकि इट इज लाइंग ऑन y इक्वल्स टू x, तो बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इट विल बी 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो टोटल एरिया ऑफ द पिंक ट्राइंगल वो क्या होगा, 18 माइनस 2 दैट इज 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब ये भी पता चल गया कि यार ज्योमेट्रिकली भी उसके साथ साथ चीजें चलती रहती हैं जब इंटीग्रेशन होता है। तो एरिया अंडर द कर्व ही था, तो हमने ट्रेडिशनल जो मेथड आज तक यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, उससे भी इसका आंसर 16 स्क्वायर यूनिट्स आया है। और अभी इंटीग्रेशन का जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, इससे करूंगा तो भी मेरा आंसर क्या रहा है, 16 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, तो वेरीफाई भी हो गया। कर लोगे? यस सर। यस ठीक सर। है। अब प्रैक्टिस असाइनमेंट 3 भी दिया हुआ है, ये थोड़ा 2 से टफ मिलेगा, इसको भी सब लोग अटेम्प्ट जरूर कर लेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन यही है तो इनको भी कर लो। इसका सॉल्यूशन चारों क्वेश्चन का यहाँ दे रखा है, सब लोग करेंगे, बहुत आसान है यार, इसमें टफ कुछ नहीं है, वैसे सही बोल रहा हूँ, पावर्स और सिंपल सिंपल साइन कोसाइन है, इनको कर लो। इसके बाद एडवांस क्वेश्चंस मैं इकट्ठे करके उस वेबसाइट पे या कैसे भी लिंक में, चैट में या यूट्यूब पे कहीं भी डाल दूंगा, आप लोग उससे कर लेना, ठीक है। लेकिन उस सकता है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ यार, थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी एक कहानी इसकी खत्म हो गई है, इससे ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे और जल्दी से स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D, उसका इंट्रोडक्शन करके फिर निकल लेंगे, कल करेंगे बाकी, क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। और इसमें अभी तुम्हें मजा भी आने लगेगा, क्योंकि पिछला चैप्टर थोड़ा सा ऐसा हो गया था ना, अजीब सा यार, कि मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स चल रहा था, तो फिजिक्स से रिलेशन कुछ हो नहीं पा रहा था उसका। किसी बच्चे को कुछ पूछना है अभी उसके बारे में, पिछला चैप्टर जो था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऐसे भागेगा जैसे, अब तो बताओ क्या समझ आ रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से? अरे बताओ, कुछ नहीं समझ आ रहा, सीधा सीधा समझो कि स्ट्रेट लाइन के लोग अगर कोई मोशन हो रहा है ना, जैसे ये सीधी रेखा में दौड़ रहा है ना, जैसे आगे पीछे कैसे भी दौड़ेगा, तो दैट इज 1D मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में बात हो रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन किसको स्पैन करती थी हम लोगों ने व्हेन वी वर डिस्कसिंग द डायमेंशंस, तो एक स्ट्रेट लाइन किसको स्पैन करती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का स्कोप क्या होता है, L, है ना, L इज द स्कोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जैसे भाई पॉइंट का था L की पावर 0, स्ट्रेट लाइन का था L की पावर 1, एरिया का था L2 और वॉल्यूम का था L, देखो याद करो था ना ये, यस सर। तो L³ था। अब एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सारा का सारा खेल हमारा किस में खत्म हो जाएगा, M0 L1 T0 में, है ना, ये है। अब नहीं सॉरी, M0 L1 T0 तो मेरा स्ट्रेट लाइन का हो गया, बट L1 ही रहेगा, बाकी मास और T के साथ खेल लो जितना खेलना है।
एल हमेशा 1 रहेगा। तो ये बात होगी स्ट्रेट लाइन की, यानी कि 1D मोशन है, ठीक। और बाकी दिख ही रहा है कि सीधी रेखा में दौड़ेगा एज फार एज, तो 1D मोशन रहेगा और वही हमारा, ठीक। सबसे पहले आता है व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। मोशन के कोई किसी भी रिजिड बॉडी का मोशन। अच्छा, रिजिड बॉडी बताना बेहद जरूरी है भाई। इससे पहले यहाँ तो शायद मैंने डाला नहीं है, बताओ कोई मेरे को बताओ व्हाट इज ए रिजिड बॉडी। व्हाट इज ए सर जिसकी रिजिड बॉडी? डायमेंशन में चेंज नहीं आता। जिसकी डायमेंशंस में चेंज नहीं आता, कब? सर जब वो मोशन में होती है। जब वो मोशन में नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मोशन में कोई भी बॉडी हो उसके डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा। देखो मैं बताता हूं पहले आपको व्हाट इज फोर्स। हम फोर्स जब जब बोलते हैं कि फोर्स लग रहा है, तो हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं इन जनरल? जब मैं बोलूं कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बैलेंस्ड होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक ग्रेविटी उस पे मतलब नीचे लग रहा है, उसी के बराबर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो वो कोई इशू नहीं है। बट अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, समहाउ इफ देयर आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो उस अनबैलेंस्ड फोर्सेस के अंडर बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। आइदर इट कैन चेंज इट्स मोशन, है ना, स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर सकती है, या फिर उसके शेप को चेंज कर सकता है, या फिर उसकी एक्सेलरेशन या कुछ भी उसमें इंड्यूस कर सकता है चेंज। वो क्या करेगा? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अनबैलेंस्ड, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगता है अनबैलेंस्ड, उस स्थिति में इफ द शेप ऑफ द बॉडी, इफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, तो दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। अब एग्जांपल देखो, ऐसे ले लिया, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि छोटे 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 पार्टिकल से बनी होगी एक बॉडी भाई। अब वो तुम एटम मान लो, मॉलिक्यूल मान लो, या स्मॉल पार्टिकल्स मान लो। अगर आप बाहर से इस पे फोर्स लगा रहे हो, बाहर से इस पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये लगाया इधर से फोर्स F1, ठीक है। F1 कितना लगा दिया कि एक हाथी इसको इतना पुश कर रहा है इस साइड से, है ना, और उसको मान लो आप 1000 नहीं 1000, हाँ 1000 न्यूटन मान लो, यानी 100 किलोग्राम के आसपास का फोर्स। 100 किलो वजन रख दिया, वो इतना उसको फील हो रहा है। इधर से भी इतना ही लगा दिया, ठीक है, F2 लगा दिया, दैट इज ऑल्सो 1000 न्यूटन। अब दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों फोर्सेस इस पे बराबर हैं, तो क्या होगा? बट इन फोर्सेस के अंडर भी देयर शुड नॉट बी एनी चेंज, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज बिटवीन दीज। ये दो पार्टिकल, अगर कोई भी रैंडमली दो पार्टिकल ले लो, कितना भी फोर्स लगाओ इस पे बाहर से, अगर एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स डज नॉट चेंज दिस डायमेंशन, अगर ये जो L था स्टार्टिंग में, मान लो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, और बाद में जितना मर्जी फोर्स लगा लो, 1000 लगा लो, लाख लगा लो, कितना भी उस पर फोर्स लगा लो, इनफाइनाइट फोर्स लगा दो, तब भी ये L की जो दूरी है ना, ये चेंज नहीं होनी चाहिए भाई। आपकी जनरल जो इंट्यूशन है वो तो क्या कह रही है? कब तब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी के पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास आएंगे ना, आने चाहिए ना, Yes, sir. आने चाहिए भाई। तो आपने जनरली देखा है, कोई भी बॉल है या कोई भी, देखो अभी ये कवर है पेन का, इसको मैं पुश कर रहा हूँ तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास आ गए ना, ये क्रश ही हो गए तो बहुत इजीली। अगर मैं माउस है, माउस को भी अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा होगा, और डिफॉर्मेशन आ रहा है तो ये लेंथ कम हो रही है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पुशिंग फोर्स। अब ये बाहर से फोर्स लगा, ये लेंथ कम हो गई, तो ये भी रिजिड बॉडी नहीं है। बट एक रिजिड बॉडी का कंसेप्ट क्या कहता है कि L जो है बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मेरे को ये बताओ, क्या एक ऐसी बॉडी रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकती है? क्या एक रिजिड बॉडी रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकती है? नो सर। नहीं करेगी ना। कितने बच्चों को लगता है कर सकती है और कितनों को लगता है नहीं? पहले वो हैंड रेज करो जिनको लगता है कि सच ए बॉडी कैन एग्जिस्ट, और कितनों को लगता है नहीं करती है। सही बात है, सही बात है। तो देखो रिजिड बॉडी क्या है ना, इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना। ऐसा हो गया कोई, मतलब कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको जितना भी पीटो वो कभी नहीं रोएगा, है ना। ये एक ऐसा थ्योरेटिकल बच्चा है कि उसको कितनी भी मारो और रोएगा नहीं, ठीक है। बट ऐसा ही है ना कि कितना भी फोर्स लगाओ उसके बीच के पार्टिकल्स का दूरी कम या ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं हो सकती। अगर आप उसको पुल कर रहे हो तो भी ये लेंथ चेंज नहीं होगी, वो ना तो स्ट्रेच होगा ना कंप्रेस होगा। तो सच ए बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। अब मैकेनिक्स के जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर अपना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
मैटर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से पहले जितना भी पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल पढ़ लो, मैकेनिक्स 1D 2D, जितना प्रोजेक्टाइल मोशन, सब में क्या होगा, इन एवरी चैप्टर हम सिर्फ रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, बाहर जितना मर्जी एक्सेलरेशन दे दो, जितना मर्जी उसके ऊपर फोर्स लगा दो, इट विल नॉट डिफॉर्म बाय इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ द लेंथ, कि उसके अंदर माइक्रोमीटर तक के भी चेंज नहीं आएंगे, क्योंकि हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, समझ आ गया कि सर एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ आता है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ऐसी बॉडी हो सकती है दैट इज क्लोज टू रिजिड बॉडी, दैट इज वेरी क्लोज टू रिजिड बॉडी, हो सकती है? यस सर। या फिर ऐसी बॉडी हो जिसको हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं अपने किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, बोल सकते हैं बेटा। देखो हम क्या करते हैं इन जनरल, हम इंजीनियर, ये थोड़ी इंजीनियरिंग की बात है, फिजिक्स से बाहर निकल के, इसमें क्या होगा कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मैं एक पेन ले रहा हूँ, देखो ये पेन लिया मैंने, वो दोनों सिंपल एग्जांपल लेंगे, ये पेन लिया मैंने, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इस पेन का एप्लीकेशन है कि मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और किसी पेपर पे लिखूंगा, ठीक, किसी पेपर पे लिखूंगा। तो अब मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से मेरे को तो लिखना है इस एप्लीकेशन के, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इन द डोमेन ऑफ दिस एप्लीकेशन, तब तो ये डिफॉर्म नहीं हो रहा ना, ये इतना डिफॉर्म नहीं हो रहा ना कि ये एप्लीकेशन को फेल कर जाए, कि मैं इसको लिखूं और ये ऐसे लहरें ले रहा हूं, नहीं हो रहा ना, तो मेरा पर्पज फुलफिल कर पा रहा है ये, तो फॉर दैट पर्पज इट इज कंसिडर्ड एज ए रिजिड बॉडी, क्योंकि इस पे मैं 1 या 2 न्यूटन भाई मैक्सिमम खूब इसको दबा के लिखूंगा तो 100 या 200 ग्राम का फोर्स लगा दूंगा, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा, तो इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन ये डिफॉर्म नहीं हो रहा, ये पेन मेरा उस एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में डिफॉर्म नहीं हो रहा, तो उस पर्टिकुलर डोमेन में या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के डोमेन में ये मेरा हो गया रिजिड बॉडी। सिमिलरली माउस था, माउस को भी मैं, जो उसका जनरल एप्लीकेशन है उसमें वो डिफॉर्म नहीं हो रहा, तो ये क्या कर रहा है, इट इज क्लोज टू रिजिड बॉडी फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। फोन है मेरा, फोन को अगर मैं डिफॉर्म कर रहा हूं तो ये फोन डिफॉर्म नहीं हो रहा उस रिस्पेक्ट में, तो दिस मींस इट इज आल्सो अ रिजिड बॉडी इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो क्या होगा, हमारा इंजीनियरिंग बोलता है कि रिजिड बॉडी, कुछ फिजिक्स बोलता है कि रिजिड बॉडी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और इंजीनियरिंग बोलता है कि मेरे एप्लीकेशन के को देखो तुम, और अगर उसमें तुम अलाउ करते हो 1 या 2% डिफॉर्मेशन तो मैं उसको रिजिड बॉडी बोल दूंगा, है ना, 1 या 2% डिफॉर्मेशन। अब ये परसेंटेज भी रिजिड बात नहीं है कि 1 या 2% होगा, ये भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक होगा बेटा। मान लो मुझे किसी के हार्ट में कोई ऐसा इम्प्लांट लगाना है कि जिसकी टोटल डायमेंशन ही 10 mm है, तो उसमें मैं 10% या 5% का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, वहां पे एरर्स होंगी बहुत कम, जितना क्रिटिकल काम उतनी एरर्स की जो अलाउंस है उतना कम। तो रिजिड बॉडी एक ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रियल लाइफ में रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट उसके बावजूद भी हम रिजिड बॉडी लेके कंसेप्ट को सोल्व करते हैं ताकि हम मैकेनिक्स को स्टडी कर सकें, और अप्रोक्सीमेट रिजिड बॉडीज हमारे आसपास हर जगह हैं। आप इसका एग्जांपल ये देखो कि जो जिस पर्पज के लिए उस चीज को बिल्ड किया गया है, अगर उस पर्पज के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर वो चीज डिफॉर्म नहीं हो रही है, या उसकी डिफॉर्मेशन, बॉडी के डिफॉर्मेशन उस एप्लीकेशन को रोक नहीं रहे, है ना, कि इतने डिफॉर्मेशन उसमें नहीं आ रहे कि मेरा एप्लीकेशन ही फेल हो जाए, तो वो रिजिड बॉडी है एज फार एज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, या उस वो जनरल क्राइटेरिया उसका कंसिडर करते हैं, तो ठीक। अब बस ये ध्यान रखो, आज तो इतना ही हो पाएगा लग रहा है, कि जितना भी यूज होगा, जितना भी मैकेनिक्स का यूज होगा, जस्ट बिफोर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है डिफॉर्मेशन, उससे पहले का सारा है रिजिड बॉडी का खेल। तो इसको हम ये भी बोलते हैं कई जगह RIGID, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है। चलो बस यही करते हैं बेटा, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो डरना नहीं है, मेन बात यह है कि डरना नहीं है इस चीज से कि रिजिड